हेलो जी, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। आई रियली वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून अंकुश कुमार। राम राम बेटा हर्ष, गुड आफ्टरनून। रोहिणी सिंह, पवन पटेल, सतीश कुमार और ओम प्रकाश, आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से स्वागत है। नमस्ते आप सभी को। आर्या सेन, गुड आफ्टरनून। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सभी लोगों की पढ़ाई भी बखूबी से चल रही है। ठीक है। रीमा यादव जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है। देखिए, कल हमारा सेशन नहीं हुआ। आई हैव टोल्ड यू, आई गेस पहले ही बता दिया था मैंने आप लोगों को कि एक दिन हमारे सेशन की छुट्टी होगी। और मुझे मिस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे मिस कर रहे थे आप लोग कल। ठीक है, चलो पता तो चला। एक दिन छुट्टी दे दी तो पता चला कि स्टूडेंट्स मिस करते हैं। हाय शुभम, हाय। हेलो। ओके। ठीक है, तो देखिए कल सेशन को छुट्टी थी बट आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। और आज जो है, आज जो पिछला सेशन था ना, उसका ही पार्ट 2 हमने शेड्यूल किया है। क्योंकि पिछला सेशन अभी तक पूरा हुआ नहीं, तो उसको पूरा करना है ऑफकोर्स पहले। तो उसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और पूरा करेंगे। ठीक है। गुड आफ्टरनून कुमार रवि, गुड आफ्टरनून अंजलि, शुभम, सभी को अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइएगा भैया, बता दीजिए कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ बहुत सभी लोग बिल्कुल ठीक है और पढ़ाई भी अच्छे से आप लोगों की चल रही है। देखिए, अभी अभी हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। कैसा लग रहा है आपको बैच ज्वाइन करके? कुछ आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए बैच में, या फिर लेक्चर्स और शेड्यूल होने चाहिए? कुछ ऐसा लग रहा है तो बता दीजिएगा। आप हम लोगों को बता दीजिए तो हम टीम को कन्वे कर सकते हैं। आप डायरेक्टली भी कन्वे कर सकते हो, पता है ना आपको। एप्लीकेशन में आपको कॉन्टैक्टर्स नाम का टैब दिखेगा। इफ यू टैप ऑन दैट टैब, you can go and you can just talk to team about this. Okay. गुड आफ्टरनून मोहित, गुड आफ्टरनून बेटा। मस्त है। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कल एक छोटा सा फैमिली फंक्शन था। आई डिडंट वांट टू गो बट आई हैड टू, बिकॉज जाना पड़ता है ना कभी कभी, है ना। फैमिली के लिए फैमिली बहुत फिर धमकियां देने लगती है कि अगर नहीं आओगे तो फिर हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो भाई मतलब फैमिली से तो डर लगता ही है ना। तो इसलिए जाना पड़ा। रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए। हाँ, स्टार्ट होगी। आप जानते हो कुशल सर आपके रीजनिंग और मैथ्स देखेंगे। इतने सफिशिएंट है क्लासेस। ओके, मेरे क्लास में मजा आता है तो बहुत अच्छी बात है यार। बहुत अच्छी बात। चलिए ठीक है, फिर एक बार ना मैं टीम से बात कर ही लूंगी अबाउट रीजनिंग की क्लासेस। अदरवाइज आपको प्लानर मिल चुका होगा तो प्लानर में दिया होगा ना रीजनिंग कब होने वाला है वगैरह वगैरह। नहीं नहीं नहीं, कोई डांस नहीं बाबा। कल मैंने खूब आराम किया। अभी क्या हो गया ना, सेशंस थोड़े से मेरा बैंडविड्थ हेवी हो चुका है। तो सेशंस बढ़ गए हैं, तो बढ़ गए हैं इसीलिए फिर जरा हेक्टिक हो रहा है शेड्यूल। कौन के क्लास स्टार्ट करवा दीजिए मैम। देखिए आपके ना, मुझे लगता है आपको प्लानर मिला है क्या, पहले तो ये मुझे बताइए। आपको प्लानर मिल चुका होगा। तो उस प्लानर में आप लोगों को डेट्स दी होगी कि कब से कौन सा टॉपिक जो है वो टॉपिक चलेगा। जैसे मुझे लगता है हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमने स्टार्ट कब किया था, कौन सी डेट पे स्टार्ट हुआ था? 28, राइट। तो 28 से तो मेरे ख्याल से हमारा कुछ जून तक चलेगा, जून फर्स्ट वीक तक। तो ये प्लानर आपको मिल चुका है, वो प्लानर आप देख लीजिए एक बार। मिला है ना? हाँ ठीक है। ओके, वो एक बार देख लीजिए आप सभी लोग। हाँ जी बेटा, चलिए सेशन की स्टार्ट करते हैं। पिछला जो सेशन था, वो पिछला सेशन हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन इस चैप्टर पर। प्रोनाउन इस चैप्टर के साथ साथ हमने नाउन को भी बढ़िया से देख लिया। मतलब नाउन में क्या क्या एक्सेप्शंस होती है, ये कुछ तो भी कॉमन एरर का पार्ट है नाउन का, जो बचा हुआ कल भी हम देखेंगे। ठीक है। ओके बेटा, ओके, 7 जून से। तो बेटा पिछला जो सेशन था प्रोनाउन का, उसमें हमने क्या देखा? प्रोनाउन के सेशन में वी हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के साथ उसमें जो कॉमन एरर्स आ सकती है, उन एरर्स को हमने डिस्कस किया। लाइक हमने डिस्कस किया था कि जो एक टाइप ऑफ प्रोनाउन हमने देखा था, कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन हमने देखे थे कि भाई जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये दो केसेस में यूज होते हैं बेसिकली। एक केस होता है इनका ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड वन इज सब्जेक्टिव केस। तो कब हम सब्जेक्टिव केस और कब हम ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग करेंगे, ये हमने लास्ट सेशन में देख लिया था, राइट? राइट और नॉट? जैसे हमने देखा था कि
अगर आप प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज करोगे तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होगा, और वर्ब के पहले यूज करोगे तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस का होगा। इसके अलावा एक रूल हमने देख लिया था कि देर आर सम वर्ड्स जैसे कि लेट, बिसाइड, एक्सेप्ट, बट, इन शब्दों के बाद अगर आप कभी भी किसी भी प्रोनाउन को लिखोगे, वो चाहे फिर वर्ब के पहले लिखा जाए या वर्ब के बाद, अगर ये पर्टिकुलर शब्दों के बाद उनको यूज होना है तो फिर वो 100% ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होंगे। एंड प्लस ऑल द प्रेपोजिशंस, सारे प्रेपोजिशंस के बाद जो भी प्रोनाउन आप यूज करोगे वो भी सारे ऑब्जेक्टिव केस में होने वाले हैं। तो ये सारा पोर्शन हमने पिछले सेशन में कवर किया था। आज का जो सेशन है वो सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोनाउन, तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट विशेष रूप से हम प्रोनाउन में और क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोनाउन ये जो टॉपिक है, इस प्रोनाउन इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के और भी कॉमन एरर्स। कैसा होता है ना, जब तक हमें कॉमन एरर है ये पता नहीं चलेगा, तब तक उस एरर को हम ढूंढेंगे कैसे, और तब तक उस एरर को हम ठीक कैसे करेंगे। तो ये प्रोनाउन चैप्टर में बहुत सारे और ढेर सारे निकलते हैं, वो हम देखेंगे। और आज का सेशन ये बहुत सारे क्वेश्चन से घिरा हुआ होगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मेरी ओर से पूछे जाएंगे ताकि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस हो। और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि भाई मैं क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दूं, जितना हो सकता है उतना हम क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि मैं जो भी करवा रही हूँ वो सारी चीजें आप तक बिल्कुल सही तरह से, जैसे मुझे चाहिए वैसे, उस तरह से पहुंचे। ठीक है, ओके। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला टाइप हमने देख लिया था, वो था पर्सनल प्रोनाउन, राइट। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? ये वो टाइप के प्रोनाउन होते हैं जो कि व्यक्ति के नामों के लिए यूज किए जाते हैं। अब अभी जो अगला टाइप हम डिस्कस करने वाले अभी बिल्कुल, वो होगा पजेसिव प्रोनाउन। ना व्हाट इज अ पजेसिव प्रोनाउन? सी, पजेसिव प्रोनाउन होते क्या है? पजेसिव इस वर्ड का मीनिंग देखो, हम कहते हैं ना कि वो मेरे लिए बहुत पजेसिव हो गए हैं, वो मेरे लिए बहुत पजेसिव हो जाते हैं, राइट। तो पजेसिव इस वर्ड का मीनिंग होगा क्या? क्या मीनिंग होगा? पजेसिव माने किसी चीज की ओनरशिप शो करना होता है। अच्छा ठीक है, पजेसिव के पहले कुछ दो रूल है जो बाकी थे, बट ठीक है, पजेसिव हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट कर देते हैं। पजेसिव दिखाते हैं, पजेसिवनेस या फिर ओनरशिप दिखाना, ये इनका काम होता है। अगर मेरे पास एक बंगलो है तो मैं कहूंगी दिस इज माई बंगलो। अगर किसी के पास गाड़ी है तो मैं कहूंगी दिस इज योर बाइक। हम कहेंगे मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? तो अगला क्या कहेगा? अगला कहेगा मेरे पास माँ है। मतलब अगले ने पोजीशन दिखाई या नहीं दिखाई? तो आपने भी पोजीशन दिखा दी। अब जब हम पोजीशन दिखाते हैं अंग्रेजी में, तो हम दो प्रकार में पोजीशन दिखाने की कोशिश करते हैं, उस प्रकार को समझते हैं। सबसे पहला प्रकार है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का उपयोग। देखिए, सबसे पहले समझिए पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते क्या है। ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है, माय, आर, योर। ये दाई जो है ना बेटा, इसको निकाल देता है, बिकॉज इट इज अ ओल्ड इंग्लिश वाला वर्ड, ओल्ड इंग्लिश वाला वर्ड। दाइन इसको भी निकाल देते हैं, ओल्ड इंग्लिश वाला वर्ड है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, ठीक है। माई, आर, योर, हीज, हर, इट्स और देयर, जब भी हम यूज करते हैं ना, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। अब देखो बेटा, इस माई वर्ड ने यहाँ सेंटेंस में आकर क्या किया? सेंटेंस में आकर कहा इसने कि ये कार किसी की तो है। अब उसमें फर्स्ट प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऐड किया और कहा कि ये मेरी कार है। तो माई इस वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है? पोजीशन पता चल रही है कि किसी की तो कार की पोजीशन है ना, कोई तो कार का मालिक है। उसी तरह से आर भी काम करेगा, आर एक प्लूरल प्रोनाउन होता है। योर भी काम करेगा, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों भी होगा। उसी तरह हीज भी काम करेगा, ही के लिए हम यूज करते हैं। सेम हर भी काम करेगा, शी के लिए यूज करते हैं। सेम इट्स काम करेगा। बेटा देखिए, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हमने देखा था, ये नॉन लिविंग थिंग्स, नेचर, चाइल्ड, टाइम, इन चीजों के लिए जिस प्रोनाउन का यूज होता है वो होता है इट। और इन सारी चीजों की जब आपको पोजीशन शो करनी हो तो आप लिखोगे इट्स। जैसे मैं कहूंगी कैट लिक्ड इट्स पॉ, पॉ माने पंजा होता है, तो कैट ने अपना पंजा जो है वो चाटा। तो इट्स ये वर्ड जो यूज हुआ है वो ITS ऐसा यूज हुआ है। बहुत सी बार
इट्स इस वर्ड को ना हम इट्स एपोस्ट्रोफी वाले एस इट्स से हम थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ITS इट्स एंड IT एपोस्ट्रोफी एस इट्स? कैन यू प्लीज टेल मी? थोड़ा कोशिश करिएगा, मैं तो बताऊंगी ही, बट आप लोग कोशिश करने की आप लोग बताने की कोशिश करिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है हमारा देयर, ये एक प्रोनाउन, ये एक एडजेक्टिव। अब बेटा ये सारे एडजेक्टिव्स है, ओके, प्रोनाउन नहीं है। हम देखने वाले हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो फिर आप कहोगे मैम ये पजेसिव एडजेक्टिव हम क्यों देख रहे हैं फिर? तो इसके पीछे रीजन ऐसा होता है, हम लोगों को इनमें और इनमें अंतर पता ही नहीं होता है। शायद हम लोगों को बात करते वक्त, लिखते वक्त अंतर पता भी हो, बट उनका कंसेप्चुअली अंतर क्या होता है ये हमें नहीं पता, और हमारे एग्जाम में इस पर सवाल आ सकते हैं, ठीक है, राइट। यस वेरी गुड कुमारी, यस वेरी गुड रवि, रवि कुमार, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए रवि कुमार ने जवाब दिया, बहुत अच्छे। मैम इट्स नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, और ITS किसके लिए यूज होता है? IT एपोस्ट्रोफी एस। ओके मैं समझाती हूँ, रुक जाइए जरा। तो बेटा ये जो दो अलग अलग वर्ड्स आपको दिखते हैं, इन दोनों भी वर्ड्स की मीनिंग एक ही है। जैसे जब आप करोगे माई और माइन, मीनिंग एक ही है। आर और अर्स, मीनिंग एक ही है। योर और योर्स, मीनिंग सेम है। योर योर्स, मीनिंग सेम है। हीज हीज, हर हर्स, इट्स, और देखिए प्रोनाउन में नहीं आता इट का कुछ भी फॉर्म, और देयर और देयर्स। अब फिर चलो मीनिंग एक है, बात समझ रहे, फिर ये शब्द अलग क्यों है? अगर मीनिंग एक है, शब्द अलग है, तो पक्का उनके उपयोग में डिफरेंस होगा। तो उपयोग क्या है देखिए बेटा, ध्यान से अगर पढ़ोगे तो क्लियर होगा। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं। हाँ जी, और एडजेक्टिव के साथ नाउन ये हमेशा जुड़ा हुआ होगा, एडजेक्टिव के बिल्कुल साथ। इसको जक्स्टापोजिशन कहते हैं। जक्स्टापोजिशन मतलब बिल्कुल बाद नाउन जुड़ा हुआ होगा। और जो पजेसिव बताते हुए प्रोनाउंस का उपयोग होता है, इन प्रोनाउंस के बाद हम नाउन का उपयोग नहीं करते, नाउन यूज नहीं करते हैं। ये पहली बात है, वही मैंने लिखा भी है थ्योरी में, ये पहला अंतर होता है, ये बात ध्यान में रखिए। और यही अंतर आप लोगों का बड़ा अंतर है, ठीक है। ओके, जैसे कि जब मैं कहूंगी दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये मेरा बैग है। और इसी को मैं ऐसा लिखती हूं, दिस बैग इज माइन। अब मुझे बताइएगा बेटा, इसमें जो माई इस वर्ड का यूज हुआ है और माइन इस वर्ड का यूज हुआ है, ये आपको अलग दिखता है, बट दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। दोनों एग्जाम्पल्स का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है, समझ रहे हैं आप लोग? फिर लिखा कैसे गया है देखो, दिस इज माई बैग। इसमें जो बैग, ये जो नाउन हुआ ना, इस नाउन को माई इस वर्ड के साथ बिल्कुल आपने ऐड करके रखा है। और जिसमें जो नाउन है बैग, ये नाउन आपने माइन के पहले लिखा है, इसके साथ ऐड नहीं किया है। मतलब नाउन प्लस वर्ब प्लस पोजीशन दिखाने का काम माइन कर रहा है, और एडजेक्टिव क्या करता है? डायरेक्टली नाउन के साथ जुड़ जाता है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। समझ गए? अब फिर ये जो बेसिक डिफरेंसेस है, इन बेसिक डिफरेंसेस को समझते वक्त आप लोगों को और कौन सी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है? तो बेसिकली सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि भाई ये जो पजेसिव एडजेक्टिव्स है, ठीक है जी, पजेसिव एडजेक्टिव्स है, दे आर यूज्ड बिफोर द नाउन दैट इज पजेस्ड। मतलब वो उन नामों के पहले यूज होते हैं जिन नामों की पोजेशन उन्होंने कर रखी है, और जो पजेसिव प्रोनाउन है इज यूज्ड आफ्टर द नाउन दैट इज पजेस्ड। So again, I can give you the example, है ना, that is their property, वो उनके संपत्ति है, उनकी प्रॉपर्टी है। अब आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पर संपत्ति किसकी है? उनकी है, ऐसा मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब उनकी बताने की कोशिश किया तो संपत्ति जो कि नाउन है वो एग्जैक्टली उनके बगल में लिख दिया। तो बेटा ये जो देयर वर्ड है ये पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। और जब यही एग्जाम्पल को मैंने ऐसा लिखा कि दैट प्रॉपर्टी इज देयर्स, तो आप समझ रहे हो, मैंने प्रॉपर्टी के नाउन पहले लिख दिया और ये जो देयर्स वर्ड है ये मैंने बाद में लिखा है।
और यही एक बेसिक डिफरेंस होता है देयर और देयर्स में। दिस इज देयर एंड दिस इज देयर्स, दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये वाला पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। अब फिर जब इनको आप ऐसा यूज कर रहे हो तो क्या जरूरत क्यों है, क्यों भाई जरूरत है? अगर एक जवाब निकल रहा है ना, पता चलने के लिए हमें एक ही बात पता चल रही है, तो आप अलग अलग बताने की कोशिश करते क्यों हो? अभी समझेगा, अभी आपको समझ में आएगा। मैम एक और का एग्जाम्पल दीजिएगा। बेटा देखिए, आर, आर मतलब क्या होता है? हमारा, है ना? तो मैंने ये देयर को हटाकर मैंने लिख दिया बेटा आर, दिस इज आर प्रॉपर्टी। समझ रहे? ये हमारी प्रॉपर्टी है। हाँ जी, अब ये जो है हमारी प्रॉपर्टी है, ये मैंने बता दिया। अब मुझे कहना है ये प्रॉपर्टी हमारी है। समझ रहे हैं? ये प्रॉपर्टी हमारी है। अब आपने इस प्रॉपर्टी को पॉइंट किया, तो ये प्रॉपर्टी इज देयर्स की जगह हो जाएगा आर्स। सिंपल। तो बेटा ये जो आर्स और आर्स का मसला है, योर और योर्स का मसला है, देयर और देयर्स का मसला है, क्या ये बात समझ रही है आपको? अच्छा, ये जो मसला है, ये जो टंटा है, ये क्लियर कब होगा, कब चेंज होगा? देखो 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 देखो, ये ऐसा करते क्यों है? तो ध्यान में रखिएगा, when there will be a repetition of same noun for possession, ये कंडीशन है। इस कंडीशन को समझेगा। कंडीशन कहता क्या है? कंडीशन कहता है जब भी अलग सेम नामों की रिपीटेशन होगी सेंटेंस में, किस चीज के लिए? पोजेशन के लिए। सो वी विल राइट, वी विल describe the repeated possession इन पॉजेसिव प्रोनाउन। अब ये इसको मैं जब एग्जांपल से बताऊंगी तो इजी हो जाएगा। पहले तो ये लाइन को पढ़कर हम एग्जांपल बनाते हैं। देखिए एक एग्जांपल है बेटा, मैं कह रही हूं दिस इज माई क्लास, दिस इज माई क्लास एंड दैट इज योर क्लास। अब देखो बड़ा सिंपल एग्जांपल है, बड़ा सिंपल एग्जांपल है। आप दोनों साथ में हो, आपने कहा ये मेरा क्लास है और वो तेरा क्लास है, ऐसा आपने कहा। अब ये सेम सेंटेंस में आपको रिपीटेशन ऑफ सेम नाउन दिखती है या नहीं दिखती है? मुझे जवाब दीजिएगा। रूल कहता है जब भी सेम नाउन का रिपीटेशन होगा पोजेशन के लिए, तो हम रिपीटेड पोजेशन को पॉजेसिव प्रोनाउन में डिस्क्राइब करेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन में डिस्क्राइब क्यों करते हैं? सो दैट नाउन इज नॉट रिपीटेड, ताकि नाउन को रिपीट ना किया जाए, ताकि नाउन रिपीट ना हो। जैसे दिस इज माई क्लास, इस एग्जाम्पल को आपने गलत लिख दिया। क्यों? यहां पर आपने एक बार लगा दिया, ठीक है जी। सेम सेंटेंस में आपने क्लास ये दोबारा लगा दिया, जो कि गलत है। आप दोबारा नहीं लिख सकते हो, तो आप क्या करोगे? दिस इज माई क्लास को वैसे ही रखो और दैट इज योर क्लास को हटाकर आप लिख दो योर्स। यही एग्जाम्पल ऐसे भी सही होगा, दिस इज माई क्लास एंड दैट इज योर्स। ये एग्जाम्पल सही है बिल्कुल। तो इसी कारणवश हम एक जगह पर पोजेशन दिखाने वक्त एडजेक्टिव यूज करते हैं और अगली जगह पर पॉजेसिव दिखाते वक्त प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि सेम नाउन के सेंटेंस में रिपीटेशन ना हो। यहाँ पर सेम नाउन की रिपीटेशन हो रही थी, देखिएगा यहाँ पर भी क्लास है और यहाँ पर भी क्लास है। ये जो दोबारा क्लास लिख रहे हो ना, इसको हटाकर हमने क्या किया? सिर्फ योर्स लिख दिया। वाई? बिकॉज बेटा जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके पहले बेटा आप नाउन लिखते हो, उनके बाद नहीं लिखते हो। तो इनके बाद नहीं लिखना है, इसीलिए फिर हमने इसको ऐड किया। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव को ही ऐड करते तो हमें नाउन को 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार नाउन आ रहा है उतनी बार लिखना पड़ता। अब नहीं लिखेंगे। समझ गए? क्या ये पॉइंट समझे? ठीक है। ये क्यों करते बेटा? रिपीटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड करने के लिए हम करते हैं।
सो इसीलिए भैया ये जो रूल है, ये रूल हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्लास नाउन रिपीट नहीं करना है, दैट्स इट। रवि कुमार, जब समझ गए, समझ गए, समझे हैं? ओके। तो बेटा देखिए, आपके पास में कुछ एग्जांपल्स है, जैसे दिस इज माय हाउस एंड द हाउस इज माइन। तो क्या दिख रहा है? दिस इज माय हाउस, दिस हाउस इज माइन। तो सही लग रहा है। यहाँ पर हाउस से पहले आपने माई यूज किया, यहाँ पर हाउस के बाद आपने माइन यूज किया, राइट? पहले दैट वॉज हर बैग, दैट बैग वॉज हर्स। हर्स आपने एंड में यूज किया और हर आपने नाउन के पहले यूज किया। रीजन क्या है? रीजन है, एक है पजेसिव एडजेक्टिव जो कि नाउन के पहले यूज होता है, और एक है पजेसिव प्रोनाउन जो कि नाउन के बाद यूज होता है। फिर आ रहा है बेटा दोज आर माई रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स के पहले आपको माई ये वर्ड दिखता है और दोज रिलेटिव्स आर माइन। तो रिलेटिव के बाद आपको माइन ये वर्ड दिख रहा है। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो आप कि हम ये माई और माइन अलग अलग यूज क्यों कर रहे हैं? अगर आपने गलती से नाउन पहले लिख दिया और पोजीशन दिखानी हो तो फिर उसके लिए फिर आप बाद में प्रोनाउन लिखिएगा, ठीक है? देखिए, रूल आपको याद नहीं रखना है, आपको बस समझना है। अगर आपको रूल याद करवाने ही होते तो हमने अगर सेशन आधी घंटा भी लिया होता रेगुलरली, हाफ एन आवर, फिर भी चल जाता। रूल समझाने के लिए हम लोगों को समय लगता है। आपको कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी होता है कि बेटा हम पॉजिटिव प्रोनाउन का उपयोग करते क्यों है और कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन का उपयोग? पहले हम नाउन लिख देते हैं, नाउन के बाद हम वर्ब लिखते हैं और वर्ब के बाद हम पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। हाँ जी। और फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का यूज कैसे करते हैं? पहले हम वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब के बाद हम पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं बेटा जी, और एडजेक्टिव के बाद हम नाउन यूज करते हैं। और वर्ब से पहले हम कुछ तो सब्जेक्ट वगैरह वो स्टार्ट तो करेंगे जरूर। हाँ जी। तो आई कैन आस्क यू सम क्वेश्चंस, प्लीज आंसर। देयर इज वन क्वेश्चन। दिस इज my my bike, but where is yours? इस स्टेटमेंट में गलती क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ये, ऑप्शन नंबर 2 ये, ऑप्शन नंबर 3 ये, एंड ऑप्शन नंबर 4। कहाँ पर गलती है? स्पॉट द एरर। यस एग्जैक्टली सतीश कुमार, बिल्कुल सही है। क्या लगता है ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 आएगा, राइट? ये जो 4 है ना, ये एरिया खराब है, इसको क्या करोगे आप? इसको आप योर्स करोगे, राइट? अगेन वन एग्जांपल, माय हाउस इज बिगर देन, मतलब मेरा घर बड़ा है, बिगर देन योर हाउस। अगेन स्पॉट द एरर, एरर स्पॉट करके इसको इंप्रूव करेंगे। तो आप इंप्रूव करिएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? क्या करोगे? माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस। सो योर हाउस ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे बाबा? यहाँ पर हम लिखेंगे योर्स। वाई? बिकॉज आपने हाउस हाउस को रिपीट किया ना, आपने एक हाउस एक बार लिख दिया था, ये दोबारा रिपीट ना हुआ, रिपीट नहीं करना है, इसीलिए हम यूज करेंगे योर्स। एग्जैक्टली ओम प्रकाश, बहुत ही अच्छे बेटा, बहुत ही, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी लोगों को बहुत बहुत
कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गिविंग राइट आंसर। ठीक है, एक तो आपने क्रैक कर लिया। ये जो है ये मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं जो प्रोनाउन इस चैप्टर पर हर एग्जाम के लिए, हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी नहीं भूल पाओगे। अभी मुझे बताइएगा किसने मुझे ये सवाल पूछा था मैम इसको याद रखने के लिए? ओम प्रकाश आपने पूछा था। मुझे बताइए आप अभी भूल पाओगे इसको? अच्छा, श्रद्धा ने मुझे बताया है योर्स हाउस। अब मुझे बताएंगे बेटा आप लोग बताओ मुझे, योर्स के बाद हाउस यूज होगा? श्रद्धा चौहान नहीं, योर्स ही एक प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं लगेगा ना, क्यों? वाई क्यों लगेगा सोचो। अगर प्रोनाउन है सो वाई डज अ प्रोनाउन रिटर्न, वाई डज अ प्रोनाउन like why does it adds in the sentence? Why do we add the pronoun in the sentence? To just avoid repetition of noun. तो सेम रूल यहां पर अप्लाई होगा? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं यूज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज नाउन ही तो हमें नहीं रिपीट करना है श्रद्धा। ओके, हाँ, दैट्स इट। हर्ष गोल, वेरी गुड। चलो 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 चलो, ये रूल तो हो गया भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ना, इससे जुड़ा हुआ ना एक रूल है, देखो रूल नंबर 11 है, जो भी है रूल छोड़ दो आप, कौन से नंबर का वो काउंट नहीं करेंगे। अगला रूल क्या कहता है देखिए, एरर वाला रूल है। एरर क्या होती है देखिए, हम ना जब ज्यादातर बात करते हैं तो हम कुछ एक सर्टन वर्ड्स होते हैं जो सर्टन वर्ड्स की पोजीशन दिखाने की कोशिश करते हैं, सर्टन वर्ड्स की पोजीशन दिखाते हैं। जैसे एक वर्ड होता है बेटा सेपरेशन। सेपरेशन मतलब क्या होती है? दूरी होती है ना, तुमसे दूरी सही ना जाए, तुम्हारी दूरी कहते हैं हम। एक्सक्यूज होता है, एक वर्ड होता है एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना। एक वर्ड होता है बेटा मेंशन, मेंशन करना मतलब किसी का नाम निकालना, किसी की याद निकालना। एक वर्ड होता है साइट और फेवर। अब ये वर्ड्स मैं बता क्यों रही हूँ समझिएगा, ये जितने भी वर्ड्स आपको बता रही हूँ, इन वर्ड्स के साथ कभी भी ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ये मेरी बात, इन वर्ड्स के साथ हम कभी भी पजेसिव प्रोनाउन या किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग नहीं करते हैं। वी डू नॉट यूज पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव विथ सेपरेशन, एक्सक्यूज, मेंशन, साइट एंड फेवर। रीजन बीइंग, इसका रीजन क्या है? बिकॉज इन शब्दों की ये जो वर्ड्स है ना, अबाउ वर्ड्स आर नॉट possessed, उनको possessed नहीं करते हैं। दे कैन नॉट बी possessed, कैन नॉट बी possessed। आप उनको possess नहीं कर सकते ना, सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो। पहला वर्ड है बेटा सेपरेशन, सेपरेशन को आप possess कर सकते हो। सेपरेशन माने दूरी। हम कहते हैं तुमसे दूरी, हम नहीं कहते तुम्हारी दूरी। ठीक है, हम कहते हैं फेवर, हम कहते हैं तुमसे मदद, हम तुम्हारी मदद कहना गलत है। हम कहते हैं भले आई डोंट वांट योर फेवर, आई वांट योर फेवर, ऐसा हम कहते हैं, बट वो गलत है ना। योर मेंशन, योर साइट, योर एक्सक्यूज, आई डोंट वांट टू लिसन योर एक्सक्यूज, ऐसा हम कहते हैं। इवन कभी कभी तो बात करते करते मैं भी कह सकती हूँ, बट ऐसी बात है ना कि नहीं कहना होता है, और कह भी दिया फिर भी लिखना तो बिल्कुल ही नहीं होता है। चलिए पहले सेंटेंस कौन सा गलत होता है, फिर कैसे उसको सही करेंगे, ये इंप्रूवमेंट मैं समझाती हूँ। चलो आपको देखिए, अगर जैसा समझिएगा कि दिया है, ऐसा दे दिया, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, तुमसे दूरी सही ना जाए, ऐसा कह दिया आपने, योर सेपरेशन कह दिया, तो अगला तो फिर तो मतलब उसको लग जाएगा कि भाई ग्रामर तो बहुत ही हॉरिबल है, क्योंकि योर हम नहीं यूज करते सेपरेशन के साथ। तो आप क्या कहोगे? सेपरेशन फ्रॉम यू। आप कुछ भी एड ऑन करो, इतनी बात का ख्याल रखिएगा, आप वहां पर पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए, एट हीथ साइट द रॉबर्स फ्लेड, फ्लेड माने भाग गए, उसके साइट पर मतलब उसकी साइट मतलब उसकी नजर में ही, तो ये बात बोलना तो गलत ही है। एट द साइट ऑफ हिम हम कहते हैं, उसकी नजर पड़ते ही। अब कहते हुए उसकी कहते हैं क्योंकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में हम डायरेक्टली ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत। आई नीड योर फेवर प्लीज, गलत है ये। आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, ये सही है। शी डिड मेक योर मेंशन, ये गलत है। शी डिड मेंशन ऑफ यू, शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू। आई डोंट वांट टू हियर योर एक्सक्यूज, कह दिया ना, जो कि गलत हुआ। आई डोंट वांट टू हियर एनी एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू, या फिर यू डोंट वांट टू हियर एक्सक्यूज फ्रॉम यू। हम तो एनी एक्सक्यूजेज ही कहते हैं, इसी फ्रेज में इसको यूज किया जाता है। आई होप समझ रहे हैं आप।
क्या गलत है, इसको सही कैसे किया जाए, समझ रहे नहीं समझे? चलो जवाब दो, हाँ या ना। हेलो, प्लीज आंसर। जो मैं समझा रही हूँ समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, ओके। तो ये बात ध्यान में रहेगी बिल्कुल। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? चलो बहुत अच्छा। अभी जो अगला टाइप हम डिस्कस करते हैं उस टाइप की बात करने वाले हैं। हाँ जी, उस टाइप की बात करेंगे बेटा, वो है रिफ्लेक्सिव टाइप। अब रिफ्लेक्सिव टाइप क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्सिव टाइप क्या होता है। रिफ्लेक्सिव टाइप ऑफ प्रोनाउन आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर टाइप ऑफ द प्रोनाउन। ये बात ध्यान में रखिए। ये जो है वो वन ऑफ द उन टॉपिक में से है जो एग्जाम में पूछा जाता ही है। एक बार और, एक बार और दोबारा बताओ मैम, थोड़ा थोड़ा नहीं आया। देखो 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 देखो, मैंने क्या बताया था आप लोगों को? मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा ये जो 5 शब्द है, कौन से शब्द? सेपरेशन, एक्सक्यूज, मेंशन, साइट और फेवर। इन शब्दों के साथ आप पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन विद दिस 5 वर्ड्स। ये मैंने आप लोगों को बताया, हाँ या ना? ठीक है। अब वही फिर अगर बता दिया, जैसे कि कहीं किसी ने दिया हुआ है, आई वॉन्ट योर फेवर। अब फेवर का मीनिंग क्या होता है बेटा? मदद करना, मदद। ठीक है, फेवर का मीनिंग क्या होता है? मदद होता है, मदद। अब मैंने मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब तुम्हारी मदद चाहिए मतलब क्या चाहिए? मदद तुम्हारी होती है क्या? नहीं, तुमसे मदद होती है, समझ रहे हो? तो हम अंग्रेजी में यही एक गलती करते हैं। हम क्या करते हैं ना, हम एक पजेसिव एडजेक्टिव फेवर इस शब्द के साथ यूज करते हैं, जो कि यूज करना गलत है। अच्छा ठीक है, ये गलत है तो अभी फिर अभी मीनिंग तो हमें वही मीनिंग का कोई सेंटेंस बोलना है, तो उसको ठीक कैसे करें? तो उसको ठीक करेंगे, आई वॉन्ट अ फेवर फ्रॉम यू। समझ रहे हैं? दीज आर ओनली 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 5 वर्ड्स। इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं, सिर्फ ये 5 शब्द है। इनके अलावा कोई दूसरे वर्ड को समझने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ ये 5 शब्द। ठीक है, इसीलिए तो इनको अलग से दिया। इनको ही क्यों दिया मैम, कोई और शब्द क्यों नहीं बेटे को? बिकॉज कोई और दूसरा शब्द है नहीं बेटा, और है भी तो वो इतने कॉमनली गलती से साथ में यूज नहीं करे जाते हैं, उनके साथ में करेक्शंस होती है। ठीक है, ये एक रीजन है। ओके, ये गलत होता है। चलो अभी समझ आया बेटा? नेक्स्ट रूल समझे? ओके, चलो। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो बहुत बार पूछा जाता है, क्या होता है बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या होता है? अभी समझ में नहीं आया? अच्छा ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं वो हम नहीं देखेंगे तो इट वुड बी बेटर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि बने हुए प्रोनाउन के लिए लगाए जाते हैं, उनके साथ सेल्फ लगाकर। जैसे आई के लिए मैं माई सेल्फ लगाऊंगी, योर के लिए मैं योर सेल्फ, शी के लिए मैं हर सेल्फ लगाऊंगी, ही के लिए मैं हिम सेल्फ लगाऊंगी, दे के लिए आई यूज हिम सेल्फ, देम सेल्फ, वी के लिए आई यूज आर सेल्फ। समझ रहे? तो बेटा ये जो है ना, इनको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम। ये बात ध्यान में रखिए। हम कहते हैं ना आई लव माई सेल्फ, मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ, है ना? आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ।
दे लव देम सेल्फ, वो खुद से प्यार करते हैं। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, मैं खुद का रिस्पेक्ट करती हूँ, खुद का सम्मान करती हूँ। यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, आप खुद का सम्मान करते हैं या करिए। ठीक है, तो आपने क्या किया ना, आपने ये सारे सेल्फ वाले शब्द उठाए, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। अब देखिएगा बेटा, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। देखिए योर सेल्फ और योर सेल्फ में क्या फर्क है। देखिए जब भी कोई भी प्रोनाउन प्लूरल बन जाए ना, तो प्लूरल बनने का तो उसके एंड में वी ई एस यूज हो जाएगा, और जो प्रोनाउन बेटा ओरिजिनली सिंगुलर होते हैं उनके एंड में आपको सिर्फ एफ दिखेगा, सफिक्स में एफ दिखेगा, जैसे माई सेल्फ। बट ये आर जो है ये प्लूरल होता है ना, इसमें एक ग्रुप आता है, तो आर सेल्फ जो आर सेल्फ कभी नहीं होगा। योर सेल्फ हो सकता है अगर ये सिंगुलर के सेंस में यूज हुआ तो, बट देम सेल्फ कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए ध्यान में रखिएगा। आर सेल्फ और देम सेल्फ लिखना, ये दोनों भी स्टेटमेंट्स, मतलब दोनों भी वर्ड्स एक स्टेटमेंट में लिखना गलत होते हैं। आर सेल्फ और देम सेल्फ लिखना गलत है। अभी ये समझ पा रहे हो आप? ठीक है, ओके। तो इनका यूज जो है वो यूज समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान में रखिएगा। जो बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कब होते हैं, सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं जब भी कोई भी एक्शन सब्जेक्ट की सब्जेक्ट पर ही परफॉर्म होगी, तब हम रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे देखिए आई लव माई सेल्फ, एक्शन क्या है, लव। कौन प्यार कर रहा है, मैं। किसको प्यार कर रहे हैं, खुद को ही प्यार कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट कौन हुई, मैं हुई। वर्ब क्या हुआ, लव हुआ। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मैं खुद ही हुई। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन एक ही प्रोनाउन आता है, तो उस समय हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। माने या तो फिर जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट का काम करे, तब उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे शी अप्लाइड herself to, she applied herself हाँ for the post। अब अप्लाई इस वर्ड के साथ हमेशा herself यूज होता है, ध्यान में रखिएगा। पोस्ट के लिए उसने खुद को ही अप्लाई किया। तो अभी देखिए, समझ रहे हो आप, ये जो है ना अप्लाई, herself, ये जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो किसी सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसकी मेन जो एक्टिविटी होती है, ये मेन जो इसका हम कहेंगे कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट यही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये बहुत सी बार सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। सिंपल, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद नहीं होगा, सोच रहे हो, और सब्जेक्ट वर्ब से पहले होगा। आपको इतनी बात ध्यान में रखनी कि अगर यहाँ पर आई यूज होता है तो इधर माई सेल्फ ही होना चाहिए, इधर योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ नहीं होना चाहिए। इधर यू होता तो योर सेल्फ होता, ही होता तो हिम सेल्फ, शी होता तो हर सेल्फ। समझ गए बेटा? तो जो सेल्फ वाले वर्ड है इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ऐसा हम यूज करते हैं बहुत बार, है ना। दे, जैसे ही he exert himself, he exerted himself मतलब खुद को ही, exert करना मतलब थकाना होता है, थकाना, उसने खुद को ही थकाया। by asking questions, सवाल पूछकर उसने खुद को ही थकाया है। तो किसको थकाया है भाई, खुद को ही। तो हिमसेल्फ क्या काम कर रहा है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, समझ रहे हो। तो जब एक रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट का काम करता है, मतलब जब एक वर्ड सब्जेक्ट का ही एक प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो तब वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऐसी बातें निकलती है कि ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव क्या है ये हम समझ गए। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है एक कर्म होना, एक ऑब्जेक्ट होना।
जब एक क्रिया खुद पर ही परफॉर्म करते हैं हम, उसको हम फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात तो हमें क्लियर है। बट अभी कभी कभी क्या होता है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कहाँ यूज करें और कहाँ यूज नहीं करें, इसमें बड़ा हमारे पास एक डायलमा होता है या द्वंद्व होता है। तो वो मैं समझाने की कोशिश जरा आप लोगों को करती हूँ। ठीक है, अब मैं ना आपको कुछ वर्ड्स ऐसे शो करती हूँ, जिन वर्ड्स को बताते हुए मैं आपको ये बताऊंगी कि इन वर्ड्स के साथ हम कंपलसरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते ही है। देखो ये जो एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे शी सॉ हरसेल्फ इन द मिरर, उसने मिरर में किसको देखा? अपने आप को ही देखा, मतलब खुद को ही देखा। शी हैज लर्न टू लव हरसेल्फ, खुद से ही प्यार करना। दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ नहीं। द बेबी क्राइड इटसेल्फ, बेबी के लिए हम इटसेल्फ यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। ठीक है, अब ये सारे रिफ्लेक्सिव का यूज हो रहा है। बट बेटा देखिएगा, जो रिफ्लेक्सिव हम सेंटेंस में यूज करते हैं, वो यूज करने का सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला रूल ये ध्यान में रखिए कि जो भी वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स, कुछ मेन वर्ब्स ऐसी है जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना ही चाहिए, दैट्स कंपल्सरी। यस चार्ल्सी, बहुत अच्छे। चेल्सी ना, चेल्सी नाम है ना आपका? ओके सॉरी, हाँ सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिंग योर नेम। ठीक है, देखो देर आर सम वर्ड्स ना बेटा, जो वर्ड्स के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना ही होगा। कब? अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो। अगर इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तब रिफ्लेक्सिव का उपयोग करें। रिफ्लेक्सिव का उपयोग करना होगा। जैसे समझिए, पहला वर्ड दिया है बेटा अक्विट। अक्विट का मीनिंग होता है, अक्विट इस वर्ड का मीनिंग होता है खुद को निर्दोष साबित करना कि भाई मैं निर्दोष हूं। दूसरा होता है अवेल। अवेल माने प्राप्तिकरण, कुछ तो रिसीव करना, दैट इज अवेल। तीसरा वर्ड है रिकनसाइल। रिकनसाइल माने बैलेंस करना, एडजस्ट करना, उसको कहते हैं हम रिकनसाइल। फिर आता है वर्ड अम्यूज। अम्यूज माने फिर मनोरंजन होना या करवाना, करना। देन नेक्स्ट वर्ड इज रिजाइन। रिजाइन माने फिर पता है आपको। एवेंज माने रिवेंज, बदला। एक्सर्ट माने थकाना। अप्लाई माने कुछ तो लगाना। ठीक है, अडेप्ट माने चेंज होना। देखिए अडेप्ट का मीनिंग होता है बेटा चेंज होना। ठीक है, देन नेक्स्ट एडजस्ट करना। अच्छा ठीक है, प्राइड। प्राइड क्या होता है बेटा? प्राइड होता है गर्व, है ना। एब्सेंट माने नहीं है आप उस दिन। एंजॉय करना। तो देखिए इन वर्ब्स के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तभी। ऑब्जेक्ट हो तो फिर कोई जरूरत नहीं है, या तो ऑब्जेक्ट लगा लो या तो रिफ्लेक्सिव लगा लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल है शी एंजॉयड द म्यूजिक इन द पार्टी। उसने पार्टी में जो म्यूजिक था उस म्यूजिक को बड़ा एंजॉय किया। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर जो एंजॉय मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब के बाद द म्यूजिक ये वर्ड आपको दिखता है जो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने हैं? मेन वर्ब को दो सवाल पूछिए, एक तो पूछिए क्या, या तो फिर पूछिए किसको, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब जो वर्ब है वो है एंजॉयड। उसने एंजॉय किया, उसने क्या एंजॉय किया? उसने म्यूजिक एंजॉय किया। तो यहाँ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन भी गलत सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बट एक एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिख दिया, देखो मैंने लिखा शी एंजॉयड इन द पार्टी। अब क्या हुआ ना, एंजॉय इस वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया तो ये स्टेटमेंट हो गया बेटा गलत, क्योंकि यहां पर आपको पक्का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना था। तो फिर इसको सही करते हुए आपने क्या यूज किया? शी एंजॉयड, क्या आएगा बताइएगा? शी एंजॉयड हरसेल्फ इन द पार्टी। क्योंकि म्यूजिक आपने हटा दिया तो अभी आपको इसको ऐसे लिखना होगा। तो यहाँ हरसेल्फ आता क्यों है? क्योंकि यहाँ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने यूज किया। तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल
सही होता है। ये जो मैंने थ्योरी आपके सामने लिखी है या समझाई है, क्या ये समझ पाए हो आप लोग? इसका जवाब मिलेगा मुझे प्लीज। शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत हो रही है, ये जो सारे वर्ड्स आपको दिखते हैं, इन वर्ड्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। जैसे शी एंजॉयड द म्यूजिक इन द लाइब्रेरी, इन द पार्टी, सॉरी लाइब्रेरी में तो कैसे होगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो यहाँ हमने रिफ्लेक्सिव यूज नहीं किया, तो इस स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। बट अगर देखिए शी एंजॉयड इन द पार्टी, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, बिकॉज 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 यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कुछ वर्ब्स होते हैं, जैसे ये सारे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर रिफ्लेक्सिव लिख लो, है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ नहीं था, तो मैंने फिर क्या किया, शी का ही रिफ्लेक्सिव लिखा, हरसेल्फ, और वो स्टेटमेंट सही कर दिया। हरसेल्फ कभी भी नहीं होता है अंकुश, तीन ही वर्ड सेल्व्स में लिख सकते हो आप, ourselves, themselves और yourselves। कब आएगा yourselves भी? अगर प्लूरल है तभी, वरना नहीं होता है। बाकी ही शी इट तो सब सिंगुलर है, तो फिर उनके लिए वी एस क्यू लगेगा ना। समझ गए दोस्तों? ठीक है, जवाब दीजिएगा बेटा। हेलो, देखिएगा मैं ये बात समझ रही हूँ, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ इस बात को, इस बात के तरफ, इस बात की, और मेरा भी समर्थन है कि ये जो रूल्स है, ये रूल्स हमने कभी नहीं पढ़े बेटा। देखिए ये सारे रूल्स मैंने भी नहीं पढ़े, कभी नहीं पढ़े थे, कभी बहुत सालों पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़े थे तब मुझे भी तो दिक्कत गई थी ना दिक्कत, तो दिक्कत जाती है। बट आपको समझना क्या होता है बेटा, देखे बेटा, समझना क्या होता है, आपको समझना होता है कि आपको लॉजिक्स क्या दिया जा रहा है। मैं आपको लॉजिक क्या दे रही हूँ, मैं आपको लॉजिक दे रही हूँ कि बेटा रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट का काम करता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होती है जिनके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, अगर वहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो बेटा आप चुपचाप क्या करो, रिफ्लेक्सिव लगा दो, इतनी सिंपल बात है। आई है तो माई सेल्फ लगाइएगा, यू है तो योर सेल्फ। अच्छा, यू अगर प्लूरल के लिए, जैसे यू ऑल है, देखो अभी मुझे किसी ने तो एक सवाल पूछा कि मैम यू को आप प्लूरल में कैसे लिखोगे, तो ठीक है हम लिखते हैं। देखो जैसे मैंने कहा यू ऑल, यू ऑल अवेल, अवेल माने प्राप्त करवाओ, यू ऑल अवेयर योर सेल्फ होगा ना बेटा, अभी योर सेल्फ नहीं होगा, अभी क्या होगा, योर सेल्फ, बिकॉज ऑफ दिस ऑल वर्ड, यू ऑल अवेल योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी, माने ये जो अपॉर्चुनिटी आई है आपके सामने, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा आप सभी लोग उठाते हो या उठाओगे या जो भी है, हमसे कोई मतलब नहीं, हमको उससे कोई मतलब, यहाँ सेल्फ नहीं होगा। बट अगर मैंने सिर्फ यू लिखा, यू यू अवेल, तो फिर यहाँ हम गेस करना जरा हमको मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको सिंगुलर समझ सकते हैं, यू अवेल योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी, क्या होता है ना बेटा। अब यू ये वर्ड तो सेम ही है ना सिंगुलर प्लूरल में, तो फिर हम लोगों को समझना होगा कि प्लूरल अगर आता है तो कुछ शब्द यहाँ पर आते हैं साथ में इसके, ठीक है। यहाँ पर योर सेल्फ और नीचे वाले में योर सेल्फ, ठीक है जी। कोई श्रद्धा, श्रद्धा चौहान, क्लियर हुआ, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक है, ओके। अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव लगाना होता ही है, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव आप बिल्कुल नहीं लगाओगे, बिल्कुल नहीं लगाओगे, चाहे कोई सिचुएशन हो जाए, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता है ना। देखिएगा कौन से वर्ड्स है। पहला वर्ड है कीप, द सेकेंड वन इज स्टॉप, तीसरा वर्ड है बेटा क्वालिफाई, चौथा वर्ड है बेटा बेथ, बेथ को हम बात भी कहते हैं, द फोर्थ वन इज मूव एंड द फिफ्थ वन इज रेस्ट। इन सारे शब्दों के बाद कभी भी
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ना करें बस। अब जैसे कीप में, कीप एक एक्सेप्शन है, इसका जो एक्सेप्शन है वो है कीप। कीप के बाद हम रिफ्लेक्सिव यूज कर सकते हैं। जब आप कीप अंडर कंट्रोल कहते हो, जब आप कीप फोकस्ड कहते हो, इन फ्रेजेस के वक्त हम कीप के बाद रिफ्लेक्सिव लगाते हैं। क्या कहा भाई, मेरा एक्सेप्शन वाला पॉइंट देखो। जब मैं एक फ्रेज यूज करती हूँ कीप अंडर कंट्रोल या कीप फोकस्ड, तब मैं कीप के बाद रिफ्लेक्सिव यूज करती हूँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे आई कीप माई सेल्फ अंडर कंट्रोल, ये सही है, आपने फिर माई सेल्फ लगा दिया तो चलेगा इन दो फ्रेजेस में। अदरवाइज इन दो फ्रेजेस के अलावा फिर कीप, स्टॉप, क्वालिफाई, बात, मूव, रेस्ट के बाद आप रिफ्लेक्सिव नहीं लगाओगे। सोचो 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 सोचो। ही बात हिमसेल्फ, ही बात हिमसेल्फ, ही बात हिमसेल्फ। अब सोचोगे ना तो जरा आपको लॉजिक लगेगा, मिलेगा। मुझे बताओ मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बेटा बताओ, देखो ही बात हिमसेल्फ, उसने खुद को ही नहलाया। अब आप कभी ऐसा कहते हो कि हिंदी में कि उसने खुद को नहलाया, या आप ऐसा कहते हो कि वो खुद नहाया? आप ऐसे कहोगे ना कि वो नहाया, मैं नहाया। आप ऐसा कहते हो मैंने खुद को नहलाया? क्यों, मैं और खुद ये दो अलग अलग है? नहीं ना। तो फिर ही बात हिमसेल्फ हम कभी यूज कर सकते हैं? नहीं। हम कभी ऐसा यूज कर सकते हैं, ही रेस्टेड हिमसेल्फ? करते हैं, कभी यूज करते हैं? नहीं ना करते, नहीं ना करते बेटा। ही मूव्ड हिमसेल्फ, नो ही मूव्ड, ही मूव्ड फ्रॉम हियर मतलब वो यहां से निकल गया। ही मूव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हियर, उसने खुद को यहां से निकाला, ऐसा हम कहते हैं? नहीं कहते। तो बेटा ध्यान में रखिएगा, ये कीप, स्टॉप, इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव को यूज ना करे। क्या ये सारी बातें समझ आ गई आप लोगों को? क्या मैं सारी बातें समझा पाई आप सभी लोगों को? जवाब मिलेगा? ओके, इसको सही से कैसे लिखेंगे? ही बात, बस हिमसेल्फ हटा देंगे। ही रेस्टेड, बस, है ना, इतना ही लिखते हैं आप हिमसेल्फ, हिम हर सेल्फ लिखोगे? नहीं लिखोगे ना। तो बस भाषा भाषा। जैसे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्पॉट द एरर क्वेश्चन। ही हिमसेल्फ एडमिटेड दैट ही वाज रॉन्ग, व्हिच सरप्राइज्ड मोर देन एनीथिंग एल्स। ये जो आई है ना, दैट इज अननेसेसरी, ये मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, वो बस ऐसे ही लगा हुआ है। चलो चलो चलो। चलो अंकुश कुमार, बहुत अच्छे। ओके, ये ऑप्शन में गलती है, ठीक है, वेरी गुड। ये ऑप्शन में गलती ऐसी है, ही एडमिटेड हिमसेल्फ। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मैंने एम्फेटिक प्रोनाउन आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किए क्या?
नहीं किए ना, ओके ओके। देखो 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 देखो, हाँ वहां पर कोई एरर नहीं था। एक्चुअली मेरी एक बात सुनिएगा आप लोग, एक डिफरेंट टाइप होता है, वो मुझसे एक मिस हो गई बात। मैंने आपको पहले एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ा देना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैं पहले एम्फेटिक पढ़ाती हूँ, फिर मैं आपके साथ फिर से दोबारा उस सवाल को डिस्कस करती हूँ। देखिए ये जो है ना एम्फेटिक प्रोनाउन, ये एम्फेटिक प्रोनाउन आपको रिफ्लेक्सिव के तरह ही दिखते हैं बिल्कुल, बट इनका नाम एम्फेटिक है। इम्फैटिक कहते हैं कुछ लोग उसको एम्फोटिक कहते हैं। ये जो इम्फैटिक या एम्फोटिक प्रोनाउन होते हैं, इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही ट्रीट किया जाता है, बट दोनों में अंतर क्या होता है देखिएगा। जो एम्फोटिक प्रोनाउन है इसको सब्जेक्ट के बाद तुरंत लिखा जाता है और फिर उसके बाद वर्ब लिखा होता है। और जो रिफ्लेक्सिव होता है वो रिफ्लेक्सिव कैसे, रिफ्लेक्सिव के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब के बाद इनको रिफ्लेक्सिव को लिखा जाएगा। ये एक डिफरेंस होता है। जैसे जब मैंने कहा कि शी herself 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 called me, उसने खुद के नहीं ही मुझे कॉल किया। अब उसने खुद ने ही मुझे कॉल किया, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे उसने खुद ने ही, ऐसा खुद का ही एम्फोसाइज करने के लिए मैं शी के बाद तुरंत herself वर्ड यूज कर रही हूँ। बट अगर मैंने लिखा कि शी कॉल्ड, शी रिस्पेक्टेड herself, ऐसा मैंने लिखा, तो यहाँ पर ये जो herself वर्ड है ये रिफ्लेक्सिव होता है। तो आपको अगर कोई वर्ड किसी वर्ब के पहले दिख जाए तो गलत नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिए। मतलब अगर आपको कोई रिफ्लेक्सिव किसी वर्ब के पहले दिख जाए जहां पर रिफ्लेक्सिव का मीनिंग नहीं है, बट एम्फोसाइज के लिए हम लिख रहे हैं, फिर भी चल जाएगा। मतलब जैसे सब्जेक्ट के बाद आपको रिफ्लेक्सिव दिख सकता है, बट वो रिफ्लेक्सिव ना होते हुए वो एम्फेटिक होगा। जैसे ही हिमसेल्फ कॉल्ड, ही हिमसेल्फ इनवाइटेड अस, उसने खुद ने हमें इनवाइट किया। तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ ये वर्ड यूज होता है, ये एम्फेटिक है बेटा। ये एम्फेटिक कैसे होता है देखिए, ये ही को एम्फोसाइज करने की कोशिश करता है, ही के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डालता है कि उसने खुद ने ही हमें कॉल किया। समझे? अब एम्फोसाइज और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या है देखो। रिफ्लेक्सिव का एक रूल बनता है कि रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आएगा, तो जैसे मैं जब भी रिफ्लेक्सिव का यूज करूंगी तो उसको ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज करूंगी, ठीक है। और दूसरा वो जो पिछले दो रूल बताए, वो दो रूल सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए लागू होते हैं, एम्फोटिक के लिए नहीं। माने एम्फोटिक के लिए आपको कोई भी रूल को देखने की जरूरत नहीं है कि ये इस वर्ब के साथ यूज होगा या इस वर्ब के साथ नहीं। ये बात ध्यान में रखिए। एम्फोटिक प्रोनाउन जो है इसको लिख देते हैं हम अलग से, अलग पेज पर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगी ये बात। जैसे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं एम्फोटिक प्रोनाउन के। यू योरसेल्फ आर टू ब्लेम, मतलब तुम खुद ही हो जिसको ब्लेम किया जाए, तुम खुद ही हो। मैंने यू को स्ट्रेस करने के लिए योरसेल्फ इसके बाद तुरंत लिख दिया, सही ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। आई माई सेल्फ विल टेक यू देयर, मैं खुद तुमको उधर लेकर जाऊंगी। मैं खुद, यहाँ पर मैं और खुद एम्फोसाइज करने के लिए लिखा है। उसके बाद देखो द हाउस इटसेल्फ इज गुड, मतलब घर खुद में अच्छा है, बट नॉट द सराउंडिंग्स, बट उसके आसपास की जो जगह है वो सही नहीं है। एम्फेटिक। दे देमसेल्व्स वर नॉट रेडी टू गो आउट, वो खुद ही जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो खुद ही यहाँ पे एम्फोसाइज किया। अब ये बात ध्यान में रखो कि एम्फेटिक प्रोनाउन पॉइंट नंबर 1 is written with every verb, ये सारे वर्ब के साथ यूज किया जाता है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि एम्फेटिक एक पर्टिकुलर वर्ब के साथ ही यूज करो या फिर एक वर्ब के साथ यूज ना करो। आज का चैप्टर बड़ा टेक्निकल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, मुझे भी पता है, बट आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो, ये बात बहुत ही अच्छी है। देखिए बेटा, आप एएफओ का एग्जाम दे रहे हो, आप एएफओ के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके प्रिपरेशन के लिए हम लोग ये सारी मेहनत कर रहे हैं। आप ये बात ध्यान में रखिए। आप लोगों को मोटिवेशन करना मेरा मकसद है, ठीक है,
बट सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होगा, आपको मेहनत भी करनी होगी। मोटिवेशन सब कुछ नहीं करवाता है, मेहनत मोटिवेशन कभी नहीं करवाता है। मोटिवेशन सिर्फ अंदर से मॉरल सपोर्ट होता है, एक खुशी होती है, जो खुशी आपको महसूस होती है जब आप स्ट्रगल कर रहे हो। वरना दो लोग होते हैं, दोनों भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एक मोटिवेटेड है और एक डीमोटिवेटेड है। तो जो डीमोटिवेटेड है उसको स्ट्रगल बहुत मुश्किल होगा, और जो मोटिवेटेड है उसके लिए स्ट्रगल थोड़ा सा प्लेजरेबल हो सकता है। उसको अच्छा लगेगा कि चलो मेहनत कर रहे हैं, एएफओ के लिए कर रहे हैं, चलो मेहनत कर रहे हैं परिवार को बदलने के लिए कर रहे हैं, चलो मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे आज की इसके बाद आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी खुश रहे। समझ रहे हैं आप सभी लोग? तो ये जो आप मेहनत कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो? ये सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो। समझ रहे हो बेटा? मैं बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारा क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है? तो एम्फेटिक प्रोनाउन ये हर एक वर्ब के साथ लिखा जाता है, ठीक है जी बेटा? चलो अब बताओ बेटा, अब बताओ जरा, यहाँ तो एम्फेटिक प्रोनाउन यूज हुआ है ना। ही हिमसेल्फ एडमिटेड दैट ही वाज रॉन्ग, दैट सरप्राइज, दैट सरप्राइज आई दिया है। ओके 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 ओके, यहाँ तो गलती कुछ और ही है, मैंने कुछ गलती समझा और आपको भी कुछ अलग ही समझने के लिए बात करने लगाई। चलो बताओ बेटा, ए बी सी और डी और ई, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका एरर वाला ऑप्शन हो सकता है? अक्षय बहुत लेट ज्वाइन किया आपने आज ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बट बाकी बाय द वे इट्स आफ्टरनून। अंकुश कुमार, he himself admitted that he was wrong, which surprised I more than anything else. राइट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में? क्या होगा बेटा, सरप्राइज के बाद आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, राइट? आई आप ना यूज करते हो, आप क्या यूज करोगे? विच सरप्राइज मी। तो आपने इस आई को हटाकर क्या लिख दिया? मी लिख दिया। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। चलो, they enjoyed during the picnic and clicked several pictures of themselves. कहाँ गलती लगती है आपको? यस एग्जैक्टली, देखिए आपको इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे और ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे। विच सरप्राइज मी, yes, oh yes. The next question is on the screen is on the screen is हाँ, अब देखिए बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से जवाब देने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। देखिए मुझे एक जवाब आया है, दे एंजॉयड के बाद मैम देमसेल्व्स चाहिए, बिकॉज यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये बात तो मैंने मान ली, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब होना चाहिए था दे एंजॉयड देमसेल्व्स। अब देखिए, होल्ड ऑन अ मिनट, इसी क्वेश्चन में आपके पास दो बार गलती, मतलब दोबारा भी आपको गलती दिखती है इस स्टेटमेंट में, राइट? जो दोबारा गलती दिखती है वो होती है डी ऑप्शन की गलती। कैसे? ध्यान में रखिएगा, प्रेपोजिशंस के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, के बाद रिफ्लेक्सिव नहीं यूज करना होता है। रिफ्लेक्सिव यूज
नहीं करना होता है, क्या यूज करना होता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो यहाँ themselves ना लिखते हुए आप क्या लिखोगे, them लिखोगे। तो आपने दो करेक्शन करने हैं। अब देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि आपको स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट में कहा जाता है आपको एरर निकालना है। अब एरर निकालते हुए आपको दिखता है कि भाई ए ऑप्शन में, मतलब दो ऑप्शंस में गलती है, फिर वहां जाकर हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, वो गलती हो सकती है। तो वहां पर क्या होता है, देखिए जो पहली गलती वही हमारी गलती, जो दूसरी वाली गलती वो हमारी गलती है, बट पहली वाली गलती हो गई तो फिर वही सबसे बड़ी गलती होती है। तो जिन्होंने कहा नो एरर वो गलत है बिल्कुल, जो कह रहे हैं डी ऑप्शन वो भी सही है, और जिनका ऑप्शन ए है वो भी ऑप्शन सही है, बट ए ऑप्शन ये बेहतर है, जो पहली गलती होती है वो गलती। सो दे एंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द पिकनिक एंड क्लिक्ड सेवरल पिक्चर्स ऑफ देम, या फिर क्लिक सेवरल पिक्चर्स। तो रजनीश सिंह ने बहुत ही बढ़िया से जवाब लिखकर दिया है, बहुत अच्छे रजनीश, बहुत बढ़िया। देखिए यार, मतलब पहले दिन पर आप लोग बात भी नहीं कर रहे थे सही से। आप ही लोगों में से कितने सारे बच्चे थे जो कह रहे थे मैम अंग्रेजी तो हमारा नहीं, बिल्कुल हमको नहीं, हमारा बहुत वीक है। और आप बढ़िया से एग्जाम्पल्स दिख के बता रहे हो यार, मतलब व्हाट व्हाट एन इम्प्रूवमेंट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं हम। ये जी बेटा, हाँ जी बेटा, हाँ जी। ए वाला बच्चा तो कोई दिख नहीं रहा है, बट ए एक स्टूडेंट ने जवाब दिया मुझे, ओम प्रकाश और रजनीश दोनों ने जवाब दिया। ठीक है, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले एंजॉय के बाद आपको रिफ्लेक्सिव यूज करना। देखिए खूब गलतियां करो, गलतियां करो, यहां पर आपको गलतियां ही करनी है। आगे देखो, शी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एंड गिफ्टेड इट टू हरसेल्फ ऑन हर बर्थडे। इसको अभी आराम से सोचकर जवाब देने की कोशिश करिएगा इसकी। ठीक है, सोचो आराम से। राधेश्याम यादव, पवन पटेल, ओम प्रकाश, ओके। चलिए गुड गुड गुड, अभी तक तो सही जवाब है। रजनीश सिंह, बहुत अच्छे रजनीश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बहुत अच्छे। अभी प्रशंसा सिंह, प्रशंसा आपने ए और सी ये से दो ऑप्शंस क्यों दिए, ये जवाब क्यों दिए आपने। अंकुश कुमार, क्यों भाई क्यों, ए में क्या गलती लग रही है आपको। हम्म आपका जवाब एक ही आएगा। देखिए, शी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदा। यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और वैसे भी बाय के बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, बाय के बाद आप रिफ्लेक्सिव नहीं लगाते हो। दूसरी बात ऐसी बात है, गिफ्टेड इट टू हर सेल्फ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा प्रेपोजिशंस के बाद हम रिफ्लेक्सिव कभी नहीं यूज करते, हम ऑब्जेक्टिव यूज करते। तो यहाँ से जो हर सेल्फ है इसको हटा दिया और इसके जगह लिखा हर। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या आएगा, देखिए, शी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एंड गिफ्टेड इट टू हर ऑन हर बर्थडे। तो वो हर कोई भी हो सकती है, नहीं, ए में आप हर सेल्फ क्यों लिखोगे, हर सेल्फ नहीं लिखना है, नो। शी बॉट हर सेल्फ कैसे, उसने खुद को खरीदा, ऐसा मीनिंग हो जाएगा ना, उसने खुद को खरीदा, उसने एक ड्रेस खरीदा, वो खुद को खरीद सकती है, नहीं। अभी अभी मैंने बहुत तारीफ की आपकी, चलो कोई बात नहीं, कोई बात
चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। द नेक्स्ट वन इज द चिल्ड्रन मेड द मॉडल बाय देमसेल्फ विदाउट एनी हेल्प। अभी फिर से सोचिएगा, ठीक है? थोड़ा सा अभी सोचकर जवाब देंगे अभी। चलिए देखिए, बहुत अच्छे, देखिए कैसे जवाब आ रहे हैं ना। द चिल्ड्रन मेड द मॉडल बाय देमसेल्फ विदाउट एनी हेल्प। पहली बात तो हम देमसेल्फ कभी नहीं लिखते, हम देमसेल्व्स लिखते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि बाय एक प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं। तो ये देमसेल्फ गलत हुआ और देम ये सही है, तो आपका आंसर सही आएगा। चिल्ड्रन मेड द मॉडल बाय देम विदाउट एनी हेल्प। आपको चाहे कितना भी अजीब लगे, यू कैनॉट ब्रेक द रूल्स, कैन नॉट। आपका ऑप्शन नंबर सी, ये सभी का आंसर सही है, बट इंप्रूवमेंट में बहुत से बच्चे गलत हो रहे हैं। ये बात ध्यान में रखिए। आपको मैंने एक बात बताई थी, वो बिल्कुल आप स्टिक क्यों नहीं करते उसको। आफ्टर प्रेपोजिशन नो रिफ्लेक्सिव, आफ्टर प्रेपोजिशन नो रिफ्लेक्सिव, कोई रिफ्लेक्सिव नहीं प्रेपोजिशन के बाद, कोई नहीं। ठीक है, ओके। ये ध्यान में रखो तो आपकी बहुत सारी गलतियां नहीं होगी। चलिए, मैंने रिफ्लेक्सिव करवाया, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है प्रोनाउन का। शायद आप लोगों को यहां तक सारी चीजें समझ गए। देखिए क्या क्या किया, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट का काम करता है। दूसरी बात मैंने बताई कि रिफ्लेक्सिव कुछ वर्ब्स के साथ यूज हो सकता है। फिर मैंने बताया कि कुछ वर्ब्स के साथ यूज बिल्कुल नहीं होता है, जैसे बात, कीप, स्टॉप, इन शब्दों के साथ। कुछ वर्ब्स के साथ ये यूज होगा बट ऑब्जेक्ट बतौर, ऑब्जेक्ट होगा तो नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर उसको यूज करिएगा। तीसरी बात, चौथी बात यह ध्यान में रखिए, प्रेपोजिशन के बाद आप रिफ्लेक्सिव नहीं यूज करते हो, ऑब्जेक्ट यूज करते हो। ठीक है, यहां तक बिल्कुल बहुत अच्छे समझ लिया आपने। मतलब वो हमको सेंस हो जाती है कुछ चीजें कि आपको समझ गया है, समझ गया है, जो हिसाब से आपने जवाबों में इंप्रूव किया है उसमें। ठीक है, द नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा, वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, इसके थ्योरी में नहीं जाते। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं दो प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल माने ऐसे प्रोनाउन जो कि रिस्पॉन्स बताते हुए यूज होते हैं। हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, वो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, वो लोग आपस में झगड़ा सुलझा रहे हैं, भारत पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है। समझ रहे हो? आपस में बातचीत हो रही है। अयोध्या में वो हिंदू मुस्लिम आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं। समझ रहे हैं आप? ये जो आपस में वाले वर्ड्स है, इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आपस में आते हैं या तो दो लोग या तो दो से ज्यादा। तो जब दो लोगों के बीच के आपस की बात होती है तो आप यूज करिएगा ईच अदर, और जब दो लोगों से ज्यादा के आपस की बात होगी तो आप यूज करोगे वन अनदर। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे थे तो दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, और पांच लोग आपस में बात कर रहे थे तो दे वर टॉकिंग टू वन अनदर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको समझा, जिसको हम रिस्पॉन्स बताते हुए यूज करते हैं। जब दोनों के बीच का रिस्पॉन्स बताना हो तब आप यूज करो रिफ्लेक्सिव, जब दो से ज्यादा का रिस्पॉन्स बताना हो तब आप यूज करो वन अनदर। एक दूसरे से, वही
वो दोनों मतलब वो कपल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से। स्कूल के गैदरिंग में हमने एक दूसरे को बाय बोला, ठीक है। भारत में सभी लोग एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, तो एक दूसरे का, समझ रहे हो। तो वो जो एक दूसरे का है उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल, एक दूसरे के। इट शोज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर देन द टू। जब दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बात हो तो ईच अदर लगा दो, और दो से ज्यादा हो तो वन अनदर लगाना चाहिए। दैट इज द बेसिक। दे वर कमिंग विथ ईच अदर, दे वर कमिंग विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ आ रहे थे, साथ में आ रहे, दे वर कमिंग टुगेदर, ऐसा आप यूज करोगे तो बेटर होगा। देखो, द कपल सीम टू लव ईच अदर लॉट। जो कपल है, जोड़ा है, जो जोड़ा एक दूसरे को प्यार कर, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहा है। एवरी सिटीजन शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। आप देखिए, एवरी सिटीजन में बहुत सारे सिटीजन आते हैं। अब वो जो सिटीजन है वो सिटीजन दो नहीं है, तो दो से ज्यादा होंगे, इसलिए हम वन अनदर यूज कर रहे हैं। अब कपल में तो दो ही लोग होते हैं, इसलिए हमने ईच अदर यूज किया। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ऑफन स्टेड इन वन अनदर्स हाउस। एक दूसरे के घर में बहुत बार रहते हैं लोग, रहते हैं ना। जब आप बैचलर्स में हो, अभी आप लोग कहीं बाहर रह रहे हो, घर से दूर, हॉस्टल पे रहते हो, रूम पे रहते हो, तो पीजी पे रहते हो, तो आपका कोई दोस्त है जिसका रूममेट कहीं गया, तो आप अपने रूममेट के घर चले गए थोड़े दिन रहने, घर नहीं तो उसके फ्लैट पर चले गए, पीजी पर रहने चले गए। ऐसा होता है, नहीं होता है बहुत बार। सो दैट इज द एग्जाम्पल। ओके, चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बताओ। ही एंड हिज फाइव ब्रदर्स लव फिल इन द ब्लैंक वेरी मच, क्या आएगा। दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। अब वो और उसके पांच भाई प्यार करते हैं एक दूसरे से, वन अनदर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। वन अदर नहीं आएगा। व्हाट विल बी योर आंसर। योर आंसर शुड बी वन अनदर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखो, द टू ब्रदर्स हेटेड वन अनदर, ऐसा लिख दिया। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है ना। एकदम सिंपल है या नहीं। चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। द टू ब्रदर्स हेटेड वन अनदर नहीं आएगा, क्या आएगा, ईच अदर। क्यों आएगा बेटा, बिकॉज दो भाई है ना, दो भाई एक दूसरे को नफरत करते हैं, तो नफरत करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, हेटेड ईच अदर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या यार, मतलब मेरे बच्चे बहुत होशियार हो गए यार, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छे, वाओ ग्रेट। ठीक है, तो द नेक्स्ट प्रोनाउन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब नाउ यस, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लेट्स गो एंड डिस्कस आगे वाला जो चैप्टर है उसको प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू कह रहे हैं, थैंक यू। ओके ओके ओके, अच्छा चलो 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 चलो। खुशी हो गई, स्टूडेंट्स को बहुत खुशी हुई है, देखो मतलब आपकी खुशी रुक नहीं रही है, कंटिन्यूअसली इमोजीज पर इमोजीज चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट वी कैन डिस्कस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ध्यान में रखिएगा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जो चार प्रोनाउन है, इन चार प्रोनाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है आज। बिकॉज ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो चार प्रोनाउन है, ये चार प्रोनाउन आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी काम में आने वाले हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ लिया तो फिर मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इन शब्दों का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। ईच और एवरी, इन दोनों का मीनिंग होता है हर एक, हर एक, किसी ग्रुप में से हर एक, किसी ग्रुप में से हर एक, मैंने कहा ना, तो उस समय में फिर मैं ईच कहूंगी। जैसे मैं कहूंगी माई ईच स्टूडेंट इज स्मार्ट, मेरा हर एक स्टूडेंट स्मार्ट है, माई ईच स्टूडेंट इज स्मार्ट, है ना। मैं अगर कहूं कि माई एवरी ब्रदर इज इंटेलिजेंट, मेरा हर एक भाई इंटेलिजेंट है, मेरा हर एक भाई क्या है, इंटेलिजेंट है। अब व्हेन आई से दिस, व्हेन आई से दिस, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा बेटा कि जब मैं हर एक की बात करती हूं तब मैं किसी ग्रुप में से एक एक को चुन चुनकर नॉमिनेट करने की कोशिश करती हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, जितना बढ़िया से अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, उतना ही बढ़िया से अभी आगे भी पढ़िएगा, ठीक है। तो हर एक और ईच और एवरी, इसका मीनिंग जो है वो मीनिंग होता है वन ऑफ द ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद आते हैं आइदर और नाइदर, जिसको प्रोनाउंस करते वक्त लोग ईदर और नीदर भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, आप सभी लोग तारीफ के लायक तो हो यार, तारीफ के लायक तो हो, तो फिर तारीफ तो होनी चाहिए यार, ठीक है। चलो, आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर ये जो वर्ड्स होते हैं इनको भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट यहाँ पर ग्रुप कितना होता है, ग्रुप होता है दो, इसका मीनिंग भी निकलता है वन ऑफ द टू। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वन ऑफ द ग्रुप माने एक दो से ज्यादा का ग्रुप है, उसमें से हम किसी एक एक को कहकर ईच एवरी कहते हैं। मैं कहूंगी दो में से कोई एक, तो आइदर या नाइदर ऐसा यूज होगा। जैसे मैं अगर कहूं ना, मैं अगर कहूं कि आइदर ऑफ द स्टूडेंट, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज स्मार्ट, इसका मतलब क्या होगा ना हिंदी में, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, कोई एक स्टूडेंट मेरा स्मार्ट है, दो में से कोई एक, तो दो स्टूडेंट है उसमें से कोई एक, ऐसा मैं कह रही हूं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आइदर इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, दो में से कोई एक, वन ऑफ द टू। और यहाँ पर अगर मैंने आइदर की जगह ईच ये वर्ड यूज कर लिया ना, ईच ये वर्ड यूज कर लिया, मतलब क्या होगा ना, हर एक स्टूडेंट, हर एक किस में से, पूरे ग्रुप में से, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज स्मार्ट, समझ गए। तो माने जो स्टूडेंट्स है उसमें से हर एक, गेटिंग दिस, गेटिंग दिस और नॉट। तो जब बेटा ध्यान में रखिएगा आप इस बात को कि जब हम सेंटेंस में ईच एंड एवरी या आइदर या नाइदर यूज करते हैं तो हमारा मीनिंग होता है सिंगुलर मीनिंग। जैसे देखिए, देखिए मेरे पास में ना दो पेन है, मुझे आप लोगों को बताना है कि इन दो पेन में से कोई भी एक पेन मुझे दे दो प्लीज। तो कोई भी एक, तो मैं क्या कहूंगी, आइदर पेन, गिव मी आइदर पेन, गिव मी आइदर पेन मतलब कोई एक पेन दे दो, कोई एक पेन। या फिर मैं कहूंगी आइदर ऑफ द पेन्स, आइदर ऑफ द टू पेन्स कैन बी गिवन, दिए जा सकते हैं, ठीक है, दो में से एक।
बट जब ये पेन 3 हो जाएगा, मतलब 2 से ज्यादा हो गए, तो फिर मैं आइदर नहीं यूज करती हूँ, फिर मैं ईच यूज कर पाऊंगी या 1 यूज कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा सिलेक्शन तो एक का ही है, सिलेक्शन एक का ही है। ग्रुप में से जब सिलेक्शन एक का ही होता है तब हम यूज करते हैं ऐसे सारे शब्दों का। इनको सबको सिलेक्शन वाले शब्द हम कहते हैं, सिलेक्शन, इनका भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे देखो, हाँ देखो, हाँ मैं यूज कर रही हूं ईच गर्ल, मैं यूज कर रही हूं एवरी बॉय, मैं यूज कर रही हूं आइदर क्लास, मैं यूज कर रही हूं नाइदर, नाइदर बुक। सबका मीनिंग क्या होगा? ईच गर्ल माने हर एक लड़की, एवरी बॉय माने हर एक लड़का, आइदर क्लास माने दो में से कोई एक क्लास, नाइदर बुक माने कोई नहीं। नाइदर ये एक नेगेटिव शब्द होता है। किसका नेगेटिव है? आइदर का नेगेटिव है। आइदर का जो मीनिंग निकलेगा उसका बिल्कुल नेगेटिव मीनिंग नाइदर देगा हम लोगों को, ठीक है। अब जब हम आइदर और नाइदर नॉर को हम साथ में यूज करते हैं ना, तो उनको कैसे यूज करते हैं देखो, मैं समझाती हूँ आप लोगों को। देखो, आइदर पेन और बुक, बुक इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहां आप देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, तो यहां मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा, या तो पेन या तो बुक डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई, मतलब या तो पेन दिया गया होगा या तो बुक दी गई होगी, समझ रहे हो। तो यहां पर ना बेटा मैंने क्या किया, मैंने एक पेन और दूजा बुक, ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए आइदर और ऐसे दो कंजंक्शंस का उपयोग किया है। तो अब ये बात ध्यान में रखिए कि जब आप साथ में आइदर और या नाइदर नॉर का यूज करते हो तब वो कंजंक्शंस हो जाते हैं। सिलेक्शन के लिए, चॉइस के लिए, कंजंक्शंस ऑफ चॉइस। अब आपको बताना है कि दोनों में से कोई एक, तब मैंने फिर कंजंक्शन यूज किए, पर कौन से दो? एक पेन हुआ और एक बुक हुआ। इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने आइदर और का उपयोग किया, या फिर मैं इसको नाइदर नॉर में भी लिख सकती हूँ। मैं कहूंगी नाइदर पेन नॉर बुक इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ना पेन दिया गया ना बुक दी गई। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? ठीक है, अच्छा। अब यही रूल को जो है मैं ना अच्छे से बढ़िया से लिख कर बताती हूँ। मतलब जब आइदर और नाइदर नॉर को हम साथ में लिखते हैं तब वो कंजंक्शंस होते हैं, वो प्रोनाउन नहीं होते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, हम कंजंक्शंस नहीं पढ़ रहे। अब जब हम इसको प्रोनाउन में पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे देखो, मैं अगर दूसरे रूल में लिखूं सिर्फ आइदर, या मैं लिखूं सिर्फ नाइदर, इनको मैं लिखूंगी ऑफ के साथ, ऑफ के साथ। या फिर सोचो, इनको मैं लिख रही हूं सेंटेंस के स्टार्ट में, समझ गए? तब ये फिर सिंगुलर प्रोनाउन बन जाते हैं, सिंगुलर बन जाते हैं। जैसे मैं लिख रही हूं ईच स्टूडेंट इज स्मार्ट, मतलब हर एक स्टूडेंट स्मार्ट है, तो ये सिंगुलर, अब ये स्टूडेंट के साथ आते हैं तो ये सिंगुलर बन गए, प्रोनाउन नहीं। प्रोनाउन कब बनते हैं देखिए, जब ये ऑफ द के साथ यूज होते हैं। या फिर मैं जब यूज करूंगी ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ईच स्मार्ट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मैं ये समझाने की कोशिश आप लोगों को करती हूँ। ऑफ द क्या होता है? ऑफ द माने उनमें से, उनमें से, उसको हम कहते हैं ऑफ द। ऑफ द माने उनमें से हर एक, ऐसा हम यूज करते हैं, ठीक है जी। तो देखिए, देखिए ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इनके बाद अगर आपको ऑफ द दिखता है और उसके बाद अगर आपको प्लूरल नाउन दिखता है,
तो उसके बाद आप जो वर्ब का यूज करोगे वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, यही हमारा रूल है जो हम सब्जेक्ट और अग्रीमेंट में भी देखने वाले हैं। देखो, आप सिर्फ ऑफ द को फोकस करो। ऑफ द करता क्या है? रूल ऑफ द। ऑफ द क्या करता है? देखो, ऑफ द मतलब बताता है उनमें से। जैसे जब मैं कहूँ ना, हाँ बहुत अच्छे चेल्सी, बहुत अच्छे। जब मैं कहूँ ना कि विद्यार्थियों में से कोई एक, तो मेरा सिलेक्शन सब्जेक्ट हुआ, ऑफ द का फ्रेज सब्जेक्ट नहीं हुआ है। ऑफ द तो इंफॉर्मेशन है। जब मैं कहूँ ना कि वन ऑफ यू इज माई कजिन, आप में से एक मेरा कजिन है, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल, वन ऑफ यू इज माई कजिन, तो आप में से एक। तो जब ऑफ होता है ना, ऑफ के बाद हम हमेशा एक ग्रुप का नाम लिखते हैं, ग्रुप। जो कि अब ग्रुप है तो वो हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है, कलेक्टिव नहीं है, प्लूरल होगा। जैसे मैं कह सकती हूं कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स का मीनिंग क्या होगा? कि स्टूडेंट्स में से हर एक। मैं कहूं आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, माने स्टूडेंट्स में से कोई एक, कोई एक, ठीक है। मैं कहूं एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो फिर मैं वही कह रही हूं, कोई एक। समझे या नहीं समझे? तो इसीलिए वर्ब इनके साथ हमेशा सिंगुलर यूज होता है। भले ही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन लिख के, तो ये बात ध्यान में रखिए। ऑफ, ऑफ के बाद, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल ही होगा। क्यों? क्योंकि ऑफ क्या बताता है ना बेटा? सिलेक्शन बताता है। आप क्या करोगे ना, चॉइस करोगे। आप चॉइस करोगे ना, उसमें से एक, इसमें से सब, उसमें से बहुत, उसमें से दो, इसमें से छह, इसमें से सात, तो वो सारी चॉइस है। तो उस चॉइस के लिए हम ऑफ यूज करते हैं। और चॉइस आप कभी भी दो में से ज्यादा में से ही करो, दो से ज्यादा में ही करोगे, किसी एक में से तो आप चॉइस नहीं करोगे। सोच रहे हो? तो यही जो रूल्स है, इन रूल्स को मैंने सही से लिखने की कोशिश कर ली है, तो शायद आपको ये समझ में आएंगे थ्योरी के साथ भी। तो आई एम गोइंग टू शो यू सम एग्जाम्पल्स, जिन एग्जाम्पल्स के साथ ये सारी चीजें और दोबारा आपको समझ सकती है बढ़िया से, ठीक है। अब ये रूल क्या कहता है कि ईच और एवरी के बाद हम हमेशा सिंगुलर नाउन यूज करते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब। जैसे ईच बॉय वाज गिवन अ मेडल, एवरी कैंडिडेट हैज गिवन हैड डन हिज वर्क। देखो सिंगुलर है, देयर नहीं आएगा इसके साथ। ईच गर्ल वाज आस्क्ड टू सबमिट हर रिपोर्ट, ईच मेंबर शुड डू हिज ड्यूटी नॉट देयर ड्यूटी, हिज ही आया। यहाँ पर हमने देयर नहीं यूज किया, यहाँ पर हम देयर यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और फिर वही कहते हैं कि ईच ऑफ या एवरी ऑफ के बाद आपने प्लूरल नाउन यूज किया, ठीक है, या प्लूरल ऑब्जेक्ट यूज किया, तो आपने जो वर्ब है वो वर्ब सिंगुलर यूज करनी है, चाहे वो मेन वर्ब भी हुआ फिर भी। और उसके साथ प्रोनाउन भी हिज हर। जैसे ईच ऑफ यू इज टू ब्लेम, ईच ऑफ द प्लेयर्स प्लेज वेल, प्लेज सिंगुलर, एवरी ऑफ द गर्ल्स सिंग्स एट द कॉन्सर्ट। सो सिंग्स आया, सिंग नहीं आया। तो आपको बस ध्यान में इतनी रखनी है बात, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये आपको अगर सेंटेंस के स्टार्ट में दिखते हैं तो वर्ब आप इसके लिए सिंगुलर यूज करोगे। आपने इतना भी ध्यान में रखा तो भी ये पूरा जितना भी मसला मैंने आपको समझाया, इसका समरी आप तक पहुंच चुका है। और एग्जाम में इस पर यही टारगेटेड सवाल आते हैं, वर्ब प्लूरल दे देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज कर सके। जैसे मैं एग्जाम्पल बताने की कोशिश करती हूँ, देखिए बोल दिया ईच ऑफ द बॉयज फिल इन द ब्लैंक डूइंग हीज होमवर्क डिलिजेंटली, क्या लिखोगे? वर डूइंग, आर डूइंग, इज डूइंग या हैव बीन डूइंग? क्या जवाब आएगा? बहुत अच्छे। जवाब क्या आएगा बेटा? जवाब आएगा इज। बहुत अच्छे। ईच ऑफ द बॉयज इज डूइंग हीज होमवर्क डिलिजेंटली का मीनिंग होता है पढ़े ही ध्यान से,
केयरफुली देखो, एक ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि वर एक प्लूरल वर्ब है, नहीं आएगा, है ना। आर यहां पर नहीं आएगा बिकॉज ये भी प्लूरल है, नहीं लिखते। और हैव बीन भी नहीं आएगा बिकॉज ये भी प्लूरल है। तो आप समझ रहे हो इस बात को। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब आने वाला है। ए ऑप्शन जिन जिन्होंने दिया वो बच्चे प्लीज ध्यान में रखिए, बेटा प्लूरल नहीं यूज करना है ना, हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्पॉट द एरर, चलो। every of the student every one of the students देखिएगा बेटा। अच्छा 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 अच्छा, क्या किया क्या किया क्या किया आप लोगों ने? मैं जब पढ़ रही थी, इसका डिक्टेशन कर रही थी, उस वक्त जब मैं थोड़ा अटक गई थी, मैंने कहा कि एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट, आपने वही बात पकड़ ली, आपने बचा हुआ एग्जाम्पल नहीं पढ़ा। वेरी बैड वेरी बैड। हम्म, गलत किया ये। पढ़े ना तो सही था, एक बार पढ़ तो लेते। चोरी की है, आज आज चोरी की आपने, जवाबों की चोरी कर ली है। चलो ठीक है ठीक है, चलो मैंने देख लिया, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने बता दिया था, आपने उसको समझ लिया। बट थोड़ा तो दिमाग लगा, तो उसके बाद तो जरा दिमाग लगा था, चलो स्टेटमेंट तो पढ़ लिया होता, है ना। ऐसा कभी हुआ आपके साथ वाले ने आपको आंसर बता दिया तो क्या आप आंसर टिक कर दोगे? एवरी ऑफ द स्टूडेंट नहीं, हम क्या कहेंगे, चलो पहली बात तो एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स। एक तो ये एरर थी, तो चलो इसको ठीक कर दिया, ए ऑप्शन गलत था हमारा, इसको हमने कर दिया एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि एवरी को हम डायरेक्टली ऑफ के साथ नहीं लिखते हैं, हम ईच ऑफ लिखते हैं, ईच ऑफ हम लिख सकते हैं, हम एवरी ऑफ नहीं लिखते हैं। शायद मैंने ना नोट्स में एक करेक्शन करनी है, वो करेक्शन करके मैं दे दूँ, ठीक है। एवरी ऑफ नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं एवरी वन ऑफ, इसको साथ में, एवरी वन को हम साथ में लिखेंगे, ठीक है जी। ओके, हाँ, तो चलो ये तो गया। अब उसके बाद देखो, हैज ब्रॉट हिज नोटबुक एंड, देखो देखो देखो, इसके बाद ना बाहर में फिर एक वर्ब यूज होता है जो कि ये प्लूरल वर्ब है। अब मैंने क्या समझा आपको, आपको प्लूरल वर्ब नहीं यूज करना, आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। तो आपको क्या करना है, फिर ये सी ऑप्शन भी गलत करना है, यहाँ पर हैज सबमिटेड भी आएगा। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है, और वो जो कि बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छे। बट अच्छा, ट्रस्ट लेवल इज टू हाई, यू शुड keep you should be being about like faithful about me, but why don't you understand this thing, क्या एग्जाम में पेपर आपको देना है, आपकी मैम भी गलत हो सकती है कभी कभी। यू शुड ट्रस्ट मी एज अ टीचर, तो आपने ट्रस्ट करना ही चाहिए। मैं बिल्कुल होमवर्क करके आती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ भी मैं गलत ना बताऊँ क्लास में। बट मैंने चलो गलत तो नहीं बताया, बट आंसर जो बताया वही आंसर आपने टिक किया। कुछ बच्चों ने दिया है सी ऑप्शन, उन लोगों को शाबाश बेटा, आई रियली अप्रिशिएट यू। जिन लोगों ने चोरी की है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है, क्लास में नहीं करोगे ये सब तो कहाँ करोगे, नहीं। ठीक है, तो फिर अभी क्या हो रहा है ना कि सारे प्रोनाउन हो चुके हैं हमारे।
अच्छा, एक ही प्रकार बचा है, ये बचा है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन को मैं कल ही बता दूं, आज नहीं बताऊं? ठीक है, चलो इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है देखो। इंडेफिनेट प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चित सर्वनामी। अनिश्चित सर्वनाम क्या होती है? ऐसे सर्वनाम जिनको सुनने के बाद निश्चित कौन है वो हमें नहीं पता चलेगा। जैसे किसी ने कह दिया कि कोई तो आया है, कोई तो आया है, मुझे नहीं पता कौन आया है। किसी ने कहा कि किसी ने तो जवाब दिया, किसी ने पता नहीं। ऐसे कहा हम सब बाहर गए थे, सब में कौन था हमें पता नहीं। मैम एवरीवन ऑलरेडी प्लूरल है, देन स्टूडेंट्स वाई? जी नहीं, एवरीवन इज नॉट अ प्लूरल सतीश कुमार। एवरीवन ये प्लूरल नहीं होता है, ईच ये प्लूरल नहीं है, आइदर ये प्लूरल नहीं है, और नाइदर ये प्लूरल नहीं है। प्लूरल नहीं है, वो एक ग्रुप का सिलेक्शन होता है, मतलब ग्रुप में से एक को सिलेक्ट किया जाता है, वो सिंगुलर ही होते हैं सतीश। प्लूरल नहीं है। ओके, चलो ध्यान में रखिएगा प्लीज। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? मैं कह रही थी इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, समवन, समथिंग, ऑल, एनीवन, एनीथिंग, सम, एवरीवन, नथिंग, फ्यू, एनीबडी, एवरीबडी, नन, एवरीथिंग, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो वर्ब्स होते हैं, ये जो प्रोनाउन होते हैं, इसमें से कुछ प्रोनाउन सिंगुलर है, कुछ प्लूरल है। जैसे मैं एक एक प्रोनाउन की बात करती हूँ तो आप ध्यान रखिएगा, समझ लो थोड़ी देर, ठीक है। जैसे जब मैं बात करूंगी समवन की तो मैं कहूंगी सिंगुलर, जब मैं बात करूंगी समथिंग की तो मैं कहूंगी सिंगुलर, ऑल होगा तो प्लूरल होगा, एनीवन होगा तो सिंगुलर होगा। हम कहे ना एनीवन, एनीथिंग होता है फिर भी तो सिंगुलर ही होगा। सम होगा, सिर्फ सम है तो इट इज अ प्लूरल, ध्यान में रखिएगा। एवरीवन है तो ये सिंगुलर होता है, एवरीवन इज ऑलवेज अ सिंगुलर, राइट। हाँ, नथिंग, नथिंग इज सिंगुलर, नथिंग के लिए सिंगुलर वर्ब। अच्छा, फ्यू है तो ये प्लूरल हुआ। फ्यू माने क्या होते हैं? थोड़े से, मतलब काफी कम पर थोड़े से। एनीबडी माने सिंगुलर हुआ, और एवरीबडी भी सिंगुलर हुआ। नन इज ऑल्सो सिंगुलर, एवरीथिंग, अदर और वन ये भी सिंगुलर हुए। समझ गए? तो अगर इन वो प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में होता है तो ध्यान में रखिएगा कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। हाँ जी, चलो बहुत अच्छी बात है। नाउ लेट्स रैप अप हियर। बाकी बातें बिल्कुल हम कल के सेशन में करेंगे। कल का सेशन कॉमन एरर बेस्ड होने वाला है, तो कल के सेशन में मैं नाउन के एरर और रिलेटिव प्रोनाउन के एरर आप लोगों के से करवाने वाली हूँ। कल इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट आपका होने वाला है, तो उस पर आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी बेटा, ओके। आपका होमवर्क क्या है और समरी क्या है? चलो मान ली मैंने आपकी बात, ठीक है। देखो समरी क्या होती है, समरी क्या होती है नहीं, समरी क्या है आपका। देखो आज के सेशन का समरी है कि हमने आज प्रोनाउन किया, बट प्रोनाउन में फिर हमने अलग अलग टॉपिक देखे, बट बेसिकली आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव के जो 5 वर्ड्स बताए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, जो 5 वर्ड्स बताए हैं एक्सेप्शन वाले वो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमने देखे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो भी बड़े ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। रेसिप्रोकल ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी है। ओके, अभी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, जब ध्यान में रखो। होमवर्क है आपका, क्या होमवर्क है देखो, रिवाइज करो नाउन इस चैप्टर को, और अभी तक जितना हुआ है प्रोनाउन में उसको। कल लाइव में ढेर सारे सवाल आप लोगों को पूछने वाली हूँ। कॉमन एरर का कल का एक हमारा टॉपिक होने वाला है, उसमें हम नाउन और प्रोनाउन के बहुत सारे एरर जो है वो एरर देखने वाले हैं, ठीक है। संडे को टेस्ट है, हाँ जी, तो आई थिंक यू ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। प्रिपेयर्ड है? देखते हैं, चलो मिलते हैं अगले सेशन में, मतलब कल के सेशन में। मैं कल के सेशन में आप लोगों से बहुत सारे एरर्स करवाने वाली हूँ, और एक रिलेटिव प्रोनाउन नाम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, वो भी हम करेंगे। मैम सेंटर और सेंटर का डिफरेंस क्या होता है एंड विच इज करेक्ट? दोनों का स्पेलिंग अलग है, दो लैंग्वेजेस से दो वर्ड आए हैं, लैंग्वेज तो एक ही है बट दो अलग अलग स्रोत से, दो अलग अलग ओरिजिन से दो वर्ड आए हैं, सेंटर और सेंटर। तो आप एक काम करिएगा,
आज घर पे ढूंढ लीजिएगा, इसका जवाब मैं कल दे देती हूँ। चलो मेरा होमवर्क है सभी को आज, सेंटर और सेंटर में डिफरेंस क्या होता है, कुछ सुना दूं? चलो बाय बाय। ठीक है। अभी तो मैं यही सुनाऊंगी आप लोगों को, बिकॉज मेरा सेशन है 5 बजे आकाश बैच पर, जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी एटीसी का जो बैच अभी हमने लॉन्च किया उस पर। सॉन्ग, अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो अभी ये किया तो फिर अलग सर आएंगे, मेरे हाथ में रेजिग्नेशन लेटर देंगे और दूसरा फैकल्टी लेकर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा मत करवाइए मुझसे प्लीज, आप लोगों को बहुत बहुत मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में। मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ, आप लोग ढूंढ कर लाइएगा। ये जो सवाल पूछा ना अक्षय ने, सेंटर और सेंटर का जवाब क्या डिफरेंस होता है, ढूंढ कर लाइएगा, इसका जवाब मैं आप लोगों को कल देती हूँ। ठीक है, ओके, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन लेकर, आप प्लीज 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 ऐसे इंटरेक्टिव रहिए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो, ख्याल रखिए आप अपना। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, बाय, बाय बाय। अलग सर का कुछ पता नहीं है, अलग सर कहाँ होते हैं हमको नहीं पता, बिकॉज हम सभी लोग, मतलब मैं तो भी, मेरा होम स्टूडियो है तो घर पे ही स्टूडियो है, घर पे मतलब जहाँ पर मैं रहती हूँ उसके पास में ही स्टूडियो है, तो फिर ऐसी दिक्कत नहीं है कि मैं जा रही हूँ और मिल रही हूँ अलग सर से, बट कभी गई तो फिर मैं मिलूंगी जरूर, और मैं बताऊंगी कि फिर आपको शुभम यादव सर याद कर रहे थे। ठीक है, कभी लाएंगे उनको बैच में लेकर आ जाएंगे। चलो बाय बाय, बाय। कल लेंगे हम कुछ तो मोटिवेशनल, ठीक है, चलो बाय बाय।